हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके पहले हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़े, एरर एनालिसिस के बारे में पढ़े, है ना स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सरल रेखा में गति। इसमें एक शब्द आया है गति, है ना स्टूडेंट। सरल रेखा में गति है, लेकिन इसमें साथ ही साथ एक शब्द आया है गति क्या होगा। तो गति के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद सरल रेखा में गति आएगा ही। देखिए गति क्या होता है, यानी मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन, गति क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है हमारे दैनिक जीवन से डायरेक्टली रिलेटेड है। जो सरल रेखा में गति है हमारे दैनिक जीवन में इसका इम्पोर्टेंस पर डे होता है, डेली हम इससे होकर के गुजरते हैं। ठीक है, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो क्या है, एक तरह का मोशन है। ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर मोशन के बारे में आपको समझाना है तो हम ये देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये रखा हुआ है। ठीक, अगर कोई बाइसिकल से जाते हुए, जैसे मान लीजिए, अब देखिए यहाँ से एक पोजीशन, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, कोई पर्सन है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और इधर से क्या है, यहाँ पे सिचुएटेड है। मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ से कोई बाइक लेते हुए आ रहा है, ऐसे रनिंग मोड में है। ठीक है ना, कोई पर्सन जो है क्या है, बाइसिकल से आ रहा है या किसी तरीके से, ठीक है, आ रहा है यहाँ से। ठीक, ये रनिंग करते हुए आ रहा है, ये तो यहाँ पे सिचुएटेड है, ये रनिंग करते हुए आ रहा है। तो क्या होगा, इसके अपेक्षा ये देखिए, इसको जब देखेगा तो ये कहेगा कि ये रनिंग मोड में है, यानी मोशन कर रहा है, चल रहा है। और यह वाला व्यक्ति जब इसको देखेगा तो क्या आएगा, ये स्थिर अवस्था में है, विराम में है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है क्या होगा, इसका पोजीशन यहीं पे है और इसका पोजीशन क्या होगा, बदल रहा है जैसे जैसे ये टाइम चल रहा है। आप ट्रेन को देख लीजिए, अगर आप ट्रेन के बाहर हैं तो अगर ट्रेन पास कर रही है तो क्या करेंगे, आपको समय जैसे जैसे बीतेगा ट्रेन का पोजीशन चेंज होता हुआ दिखेगा। लेकिन ट्रेन के भीतर अगर आप रहेंगे तो समय बीतेगा तो आपके रिस्पेक्ट में वो ट्रेन का पोजीशन चेंज होते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि ट्रेन के साथ साथ अभी मूवमेंट कर रहे हो। तो फिलहाल स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब यह है कि गति को हम कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए स्टूडेंट, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को, देखिए समय के सापेक्ष, ठीक है ना, समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। इसको ऐसे भी समझ लो, मान लीजिए t1 टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है और ये समय t2 जैसे हुआ, t2 पे ये क्या हो गया, पॉइंट बी पे आ गया। देखिए t1 पे कोई ऑब्जेक्ट था, कोई पर्सन है, कोई भी ह्यूमन है, मान लीजिए कोई भी पर्सन है, आप ऐसे मान सकते कोई पर्सन है। ठीक है, ये पॉइंट ए पर है यहाँ पे। अब t2 टाइम जब हो रहा है तो यही पर्सन क्या हो रहा है, यहाँ पे पहुंच जा रहा है। जब यहाँ पे पहुंच जा रहा है t2 टाइम पे, क्या होगा, यहाँ से इसका पोजीशन चेंज हुआ ना, समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा, समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो गति का डिफिनेशन क्या मिला स्टूडेंट, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में, किसी वस्तु की स्थिति में, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं, गति कहते हैं। यानी समय के सापेक्ष जैसे जैसे समय बीतेगा वस्तु की पोजीशन क्या होगी, चेंज होती रहेगी। अब एक व्यक्ति है, 1 घंटे से एक ही स्थान पे बैठा हुआ है, तो क्या उसको हम गति में कहेंगे, नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति क्या होगा,
5 मिनट की ही बात किया जाए, यानी मान लीजिए जीरो टाइम से स्टार्ट हुआ, 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, समय बीत रहा है और वह व्यक्ति यहाँ से क्या हुआ, इस प्लेस ए से चलाना शुरू किया, ऐसे चलते चलते गया, यहाँ पे आ गया। मान लीजिए यहाँ पे 10 सेकंड हुआ, तो देखिए 0 सेकंड से 10 सेकंड में क्या होगा, पॉइंट ए से वही पर्सन क्या होगा, पॉइंट बी पे आ गया। तो देखिए जैसे जैसे समय बीता उसका पोजीशन भी चेंज हुआ ना। अगर ये यहीं पे रह गया, नहीं कहीं गया, तो वो गति में नहीं कहा जाएगा। अगर क्या होगा, समय के साथ अगर इसका पोजीशन चेंज हुआ, जहाँ पे ये है वहां से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो इस प्रोसेस में जो समय के सापेक्ष उसकी स्थिति परिवर्तन होगा, वही गति कहलाएगा। तो हमने क्या बताया स्टूडेंट, किसी वस्तु में, है ना, देखिए समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। यानी समय के रिस्पेक्ट में जब किसी वस्तु का पोजीशन चेंज होता है, तो उस फिनोमेना को, यानी उस टर्म को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। अब देखिए गति के प्रकार, गति कोई ऑब्जेक्ट कैसे कैसे गति कर सकता है, ठीक है। गति के प्रकार में यानी टाइप्स ऑफ मोशन में देखिए, अभी हम सरल रेखा में गति की चर्चा नहीं की है। चलिए इसको भी बता देते हैं, सरल रेखा में गति क्या होगा, तब उसके बाद गति के प्रकार पे आते हैं। सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति क्या होगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए स्टूडेंट, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्या होगा, जब कोई पिंड किसी ऐसे त्वरण के अंतर्गत, अब त्वरण क्या होता है इसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। प्रीवियस क्लासों में आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, हम क्या बताने जा रहे हैं, जब कोई पिंड किसी ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के प्रारंभिक वेग की दिशा के समांतर होती है। तो दिशा के समांतर होने का मतलब पिंड के प्रारंभिक वेग की दिशा में या विपरीत दिशा में हो सकता है, बट समांतर होना चाहिए। इस कंडीशन में जो पिंड की गति होगी वो सरल रेखा में गति कहलाएगा। आप सिंपली ये मान के चलिए, जब कोई पिंड क्या करेगा, एक लाइन के अलाउंग, किसी लाइन के अनुदेश क्या करेगा, गति करेगा, तो उसकी गति को हम सरल रेखा में गति कहते हैं। अगर डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे, जब कोई पिंड किसी ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसके वेग की दिशा क्या होगा, क्या बताया हमने, जब कोई पिंड किसी ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा में हो, पिंड की वेग की दिशा के समांतर में हो, ठीक है, तो पिंड के इस प्रकार की गति को हम एक सरल रेखा में गति कहते हैं, या इसी को हम ऋजु रेखीय गति कहते हैं, ठीक। दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं क्या, जब कोई पिंड किसी ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के प्रारंभिक वेग की दिशा में हो, तो पिंड का वेग क्या होगा, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। पिंड के इस प्रकार के गति को क्या कहेंगे, एक सरल रेखा में गति कहेंगे या ऋजु रेखीय गति कहेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए सरल रेखा में गति, देखिए कहने का मतलब क्या है, इस किसी लाइन के अलाउंग, किसी लाइन के अलाउंग, देखिए यहाँ से चलना शुरू किया, अब इसे जिस दिशा में चलेगा ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसी दिशा में एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है, उसमें त्वरण आ जाना। अब क्या होगा, वेग की दिशा, यानी वेग जब परिवर्तित होता है तो त्वरण की उत्पत्ति होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलिए देखिए गति के प्रकार, वैसे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ठीक है ना, डायमेंशन के बेसिस पे गति के कितने प्रकार होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन देखिए गति 3 प्रकार के होते हैं डायमेंशन के बेसिस पे। कौन कौन से, एक विमीय गति, एक विमीय गति, फिर क्या होता है द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, और एक क्या होता है त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति। इसको 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, इसको 2 डायमेंशनल, इसको 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, आप जानते हो कि अगर अक्षों को दर्शाया जाए तो क्या होगा,
तीन अक्ष मैक्सिमम ऐसे हम दर्शाते हैं 3 एक्सिस। ये एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, ठीक, 3 एक्सिस हो गया। अब जब हम बात करेंगे एक विमीय गति का, इसमें क्या बोलेंगे, एक विमीय गति में जब हम बात करेंगे क्या बोलेंगे कि जब कोई पिंड, देखिए एक्स अक्ष या वाई अक्ष या जेड अक्ष में से तीनों में से किसी एक अक्ष के अनुदिश से गति करता है तो पिंड की इस प्रकार की गति को हम क्या बोलेंगे, एक अविमीय गति बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक्स अक्ष लिया तो इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये मार्कर लिया, इसका मूवमेंट कराना ऐसे शुरू कर दिया, ठीक, ऐसे मूवमेंट कराना शुरू कर दिया, इस लाइन के अलग ऐसे इसको गति करा रहे हैं ऐसे, ठीक, या इस लाइन के अलग ऐसे गति करा रहे हैं, ऐसे गति करा रहे हैं, या इस लाइन के अलग ऐसे गति करा रहे हैं, ये मोशन क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा, यानी एक अविमीय गति कहलाएगा। क्या बता हमने, जब कोई पिंड तीनों अक्षों में से किसी एक अक्ष के अनुदिश गति करता है, यानी जब कोई पिंड एक्स वाई तथा जेड अक्षों में से किसी एक अक्ष के अनुदिश गति करता है तो पिंड के इस प्रकार के गति को हम एक विमीय गति कहते हैं, ठीक है। अब द्विविमीय मतलब क्या होगा, द्विविमीय मतलब देखो, द्विविमीय होने का मतलब क्या होगा, जो उसकी गति होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो एक्सिस की जरूरत होगी, तो दो एक्सिस, इस तीसरे को हम भूल जाते हैं। मान लीजिए एक्स और वाई से मिलकर के एक प्लेन बना है दो अक्षों का, ठीक, तो क्या होगा, अब क्या होगा, जब कोई पिंड क्या होगा, जब किसी पिंड के गति को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, दो अक्षों का सहारा लेंगे, यानी एक्स और वाई को मिलाकर, मान लीजिए इस वाले में गति कर रहा है, ऐसे इधर गति कर रहा है, तो इसमें जब गति होगी उसका, इस वाले में क्या होगा, उसको प्रदर्शित, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं तो क्या होगा, पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट को एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करेंगे ना, अगर वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो आगे बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ जानिए, देखिए इस अक्ष यानी इस प्लेन में गति को प्रदर्शित करने के लिए एक्स और वाई अक्ष दोनों निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्या बताया हमने, जब किसी पिंड के गति को प्रदर्शित करने के लिए दो अक्षों की, यानी दो अक्षों के निर्देशांकों की जरूरत पड़ती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इन दैट कंडीशन जो मोशन होगा उसको दो द्विविमीय गति कहते हैं, ठीक है। अब क्या, तीसरा वाला, अब तीनों एक्सिस बना लीजिए, तीन एक्सिस, जैसे क्या होगा, तीन एक्सिस में देखिए, 3 एक्सिस में एक्स वाई जेड तीनों आ जाएगा, ठीक है। अब 3 डायमेंशनल मोशन, देखिए इस गति को हम डिफाइन करने जा रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें अगर बात करेंगे तो क्या होगा, जब कोई पिंड या जब किसी पिंड के गति को प्रदर्शित करने के लिए एक्स वाई तथा जेड तीनों अक्षों के निर्देशांकों की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो पिंड के इस प्रकार के गति को हम क्या बोलेंगे, त्रिविमीय गति, यानी पिंड के पोजीशन को, गति को दिखाने के लिए हमें तीनों अक्षों से निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे क्या, आकाश में पंछियों का उड़ना, ये क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है, यानी इन स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को, प्लेन का उड़ना, बर्ड्स का उड़ना, चिड़ियों का उड़ना, क्या कहलाएगा, ये 3 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा, ठीक है। आपको बता दें, मान लीजिए एक तार है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन तार है, इस पर कोई क्या होगा, कोई चींटी मान लीजिए ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो उसका जो मोशन होगा वो 1 डायमेंशनल मोशन होगा, क्यों, तार की लंबाई के अनुदिश ही वो गति कर सकती है, इधर उधर नहीं जा सकती है, तो यहाँ पे जो गति होगा वो 1 डायमेंशनल मोशन होगा। 2 डायमेंशनल की बात करें तो क्या होगा, 2 डायमेंशनल मोशन में अगर हम बात करेंगे क्या होगा, किसी प्लेन में, किसी समतल में जब गति करेगा कोई ऑब्जेक्ट, समतल, जैसे फर्श है, आप फर्श ले लीजिए, फर्श में इधर उधर राउंडिंग करते हैं, इधर उधर ना, तो जैसे आपका मूवमेंट इधर उधर ऐसे ऐसे कभी भी ऐसे ऐसे रहता है, तो ये जो गति होगा ये 2 डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है। और स्पेस में जब आप मोशन करोगे तो स्पेस में मोशन करने के लिए क्या, आप स्काई में अगर जो है, जैसे मान लीजिए चिड़ियों का उड़ना, ये क्या दिखाता है, ये 3 डायमेंशनल मोशन को, यानी उनका मूवमेंट तीनों एक्सिसों में से किसी भी एक्सिस में जा सकता है, तो उनके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीनों अक्षों के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से एक विमीय गति, द्विविमीय गति और 3 त्रिविमीय गति होती है ना स्टूडेंट।
इसके बाद चलिए हमने समझा दिया गति क्या होता है, सरल रेखा में गति क्या होता है, एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी गति क्या होती है। इसके बाद देखिए आएगा दूरी और विस्थापन। ठीक है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसकी बात किया जाए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए दूरी और विस्थापन, दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन क्या होता है। विस्थापन, दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस, और विस्थापन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। अब देखिए दूरी और विस्थापन क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, यह है मान लीजिए पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। अगर आपको मान लीजिए अपने घर से किसी एक दूसरे जगह पे जाना है, मान लीजिए आप स्कूल ही आते हो, कॉलेज ही आते हो अपने घर से, क्या होगा, मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, यहाँ पे आपको पहुंचना है, तो क्या होगा, यहाँ पर आने के कई रास्ते होंगे। ठीक है, मान लीजिए आप ऐसे भी इस तरीके से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे रास्ते में आपके किसी फ्रेंड का घर पड़ता है, तो क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, फ्रेंड के घर जाएंगे, फ्रेंड के घर जाते हुए यहाँ से फिर क्या होगा, मान लीजिए यहाँ टर्न हो गया रास्ता, ऐसे आ गया। ठीक है ना, यानी एक स्थान से जाकर के दूसरे स्थान पे जाने के लिए आपके पास कई रास्ते होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अब दूरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पे पहुंचे हैं, जिस रास्ते चले हैं उस रास्ते की कुल लंबाई जो होगी वही क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। देखिए किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या बताया हमने स्टूडेंट, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो मान लिया जाए ये रास्ता हम हटा देते हैं, एक ही रास्ता यहाँ पे है। ठीक है, ये रास्ता ले लिया, तो क्या होगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से ये चलना, यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया, तो ये टोटल जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, कुल लंबाई जो मिलेगी वही क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। ठीक, क्लियर है ना। एक बार और सुन लो, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, वस्तु द्वारा या व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। क्लियर है ना। अब आ जाओ विस्थापन में, यही अपना, ठीक है, ये आपका यही घर ले लो और यहाँ से क्या ले लो, स्कूल ले लो, घर और स्कूल, बात हो गया ना। अब यहाँ से देखो, अब विस्थापन की बात करेंगे, क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की निकटतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे आपको अपने घर से स्कूल जाना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट रास्ता अपनाएंगे, यानी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, यानी दो बिंदुओं के बीच की निकटतम दूरी को ही क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को, क्या, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जिसमें क्या होता है, पहले बिंदु का डायरेक्शन दूसरे बिंदु की तरफ और दूसरे बिंदु का डायरेक्शन पहले बिंदु की तरफ होता है। ठीक, यानी अगर इस बिंदु के डायरेक्शन की बात करें, दिशा की, तो क्या होगा, पहला बिंदु क्या होता है, दूसरे बिंदु की तरफ ही निर्देशित होता है, डायरेक्टेड होता है। ठीक, तो विस्थापन में हमने क्या बताया, दो बिंदुओं के बीच की, क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, किसी
वस्तु द्वारा क्या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं? अंतिम बिंदु तक तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है ना? ये हो गया दूरी का डिफिनेशन और ये हो गया विस्थापन का। ठीक, तो दूरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, विस्थापन का यानी क्या होगा। अब इसमें डिफरेंस देखिए, डिफरेंस। अब सदिश और अदिश की बात करते हैं। सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है बताया गया है स्टूडेंट। चलिए, नहीं भी बताया गया है तो हम आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं सदिश और अदिश का कॉन्सेप्ट। दूरी जो होती है अदिश राशि होती है। अब यहाँ समझाई दे रहा है अदिश और सदिश क्या होता है, आगे और भी डिस्क्राइब करेंगे। अदिश और सदिश राशि, ठीक है। अदिश मतलब ऐसी राशि जिसमें क्या होगा, केवल परिमाण होता है, ठीक है, यानी आंकिक मान होगा, जो भी मान होगा परिमाण होगा जिसमें, और दिशा नहीं होती है, ठीक है। और सदिश मतलब दोनों होता है, परिमाण भी होगा, परिमाण भी उसमें पाया जाएगा और दिशा भी उसमें पाया जाएगा, ठीक है, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। तो क्या हो गया, देखिए इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई इसका निश्चित दिशा नहीं है, किधर से भी कैसे भी आ सकते हैं। लेकिन विस्थापन में आपको पहले बिंदु से डायरेक्ट दूसरे बिंदु की तरफ ही जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। यहाँ दिशा होती है, यहाँ पे दिशा नहीं होती है, दूरी की दिशा नहीं होती है, विस्थापन की दिशा होती है। तो क्या होगा, अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो दूरी क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि, ठीक, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। ये हो गया। डिस्टेंस कभी क्या होता है, निगेटिव नहीं होता, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा और शून्य नहीं हो सकता है। अगर डिस्टेंस, पथ की कुछ न कुछ लंबाई जरूर मिलेगी, क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन विस्थापन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और जीरो भी होता है, ठीक है। कैसे, देखिए अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल रहे हैं तो क्या होगा, पथ की कुछ न कुछ लंबाई मिलेगा, तो जब लंबाई मिलेगा तो वो पॉजिटिव में ही मिलेगा। विस्थापन में देखिए पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो दोनों आ रहा है, तीनों आ रहा है। कैसे, देखिए विस्थापन का मतलब विस्थापित हो जाना, यानी अपना स्थान परिवर्तित कर लेना, ये तो होगा ही होगा, ठीक।